Hi guys and welcome back to another video of Economics on your टिप्स। आज अपन आ चुके हैं आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आज बात करेंगे कि सरकार ने जब 1991 में भी प्राइवेटाइजेशन किया था तब उसके क्या इंपैक्ट आए थे और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो भाई और बहनों, आगे इस टॉपिक पे पढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ही रखें और उसको थोड़े अच्छे लेवल पर लेके जाएं तो हम यहां पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको मिलता है बहुत सारे एडवांटेजेस। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप चाहें तो इतनी सारी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। अभी जाओ और फटाफट से फ्री क्लासेस देख लें। सारे एडवांटेजेस लेने के लिए आपको गौरव जे का कोड जो है इस्तेमाल करना है। चलिए इस पर तो अपन बाद में आएंगे, पहले अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं भाई प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है और उसको क्यों इतना ज्यादा प्रमोट जो है किया जा रहा है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन। अब भाई साहब 1991 की कहानी थी जब हमारे देश की बहुत बुरी हाल थे, मतलब इतने गंदे हाल थे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया 2 वीडियो पहले, ठीक है, कि इन्फ्लेशन ऊपर चला गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना ज्यादा डाउन चला गया था, आपकी करेंसी की वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी, सरकार को क्या हो रही है, गरीबी कहां से आ रही थी समझ में ही नहीं आया जा रहा था, नया पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, पुराना पैसा लीक हुआ जा रहा था। यहां पर हमारी सरकार ने सब कुछ बदल दिया। लिबरलाइजेशन के अंदर तो सरकार ने सब कुछ किया। अब सरकार के पास दिमाग एक चला कि भाई साहब जब हमने सरकारी काम शुरू करा था, सरकारी इंडस्ट्री शुरू करी थी, तो उन सरकारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। बहुत धीरे धीरे सरकारी बाबू आए, हाय हमारा सरकारी बाबू, आओ जी बैठो जी, 10 बजे सोचो जी कि 1 बजे नाश्ता खाना कब है जी, 1 बजे खाने का इंतजार करा, 1 से 1:30 का लंच है, 2 बजे तक तो चल ही जाता है, 2 बजे बाद ये देख रहे हैं कि 5 कब बजेंगे, कब निकले। तो इस वजह से हमारी जितनी भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन थी ना, सब ठप पड़ चुकी थी, कोई भी प्रॉफिट जनरेट करके दे ही नहीं रहा था। तो अब हमारी सरकार ने दिमाग लगाया कि बोले एक ही इलाज है, सबको प्राइवेटाइज कर दो। अब सबको तो कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो एक छोटा सा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर, वो वर्ड खराब हो जाएगा। प्राइवेट तो क्या है, काम करो पैसा ले जाओ, काम करो पैसा ले जाओ, इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में सोचता नहीं। राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, 2 रुपए किलो गेहूं और 4 रुपए किलो चावल जो है वो मिलेंगे नहीं अगर सरकारी दुकानें सारी बंद हो जाएंगी। तो यहां पर हमारी सरकार ने स्ट्रैटेजिकली प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में सोचा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। की जब हमारी जो सरकार है वो खुद के अधिकार को प्राइवेट को दे देती है। मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि लॉस मेकिंग थी, सरकार ने क्या किया, प्राइवेट वाले को बोला इधर आ, तू इधर आ बेटा, तू ये ले जा और तू इसको चला, तेरे को जैसा सही लगे वैसा चला और अपना काम कर। तो सरकार ने क्या क्या किया प्राइवेटाइजेशन में, सबसे पहला काम है पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट करने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भाई साहब 17 इंडस्ट्री थी जो कि शेड्यूल ए 1956 आईपीआर के अंदर थी। शेड्यूल ए में पढ़ा था ना, ध्यान है, 1956 आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। शेड्यूल ए 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में थी, उसको कम करा गया। उसको कम करके बोला गया कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कुछ इंडस्ट्री रखेंगे, बाकी सबको आप इजीली चला सकते हो। सरकार ने क्या करा, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी The private sector are no longer restricted in any industry। कोई भी इंडस्ट्री नहीं छोड़ी जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आता था। 3 इंडस्ट्री छोड़ी थी बस, कौन कौन सी, एटॉमिक पावर, रेलवे और डिफेंस। कौन कौन सी, एटॉमिक पावर, रेलवेज और डिफेंस। क्योंकि हमारी सरकार का ऐसा मानना था रेलवे जो है ना वो हमें सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करके देती है हमारी गवर्नमेंट को, इसलिए बोले इसको तो रख दो। डिफेंस और एटॉमिक पावर, इन दोनों में अगर प्राइवेट को आ गए तो वो अच्छी डील लेने के चक्कर में हो सकता है देश का कबाड़ा कर दे। तो इसलिए ये 3 इंडस्ट्री ऐसी छोड़ी जहां पर प्राइवेट नहीं आएगा। इसके अलावा प्राइवेट जो है वो हर जगह आ सकता है, अपना धंधा कर सकता है। अगला जो काम किया, गवर्नमेंट कंपनीज हैज बीन सोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्राइवेट कैपिटलिस्ट विच आर एक्रिंग लॉस इन 1991। 1991 के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी देखने को मिली जो कि लॉस में थी, जिनकी वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी हुई थी, उनको क्या करा, उनको प्राइवेट के हाथों बेच दिया। प्राइवेट को बोला, बोले ले बेटा ले जाइए वाली इंडस्ट्री आज से तेरी। इससे क्या हुआ, इससे ऑटोमेटिकली प्राइवेट ने देखा, अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है हमें बस इस इंडस्ट्री को चलाना है, अंदर जितने भी लोग होते हैं वो भी उस इंडस्ट्री को चलाने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें अपनी नौकरी करनी है, जितनी देगा पगार उतनी देर हम काम करेंगे, जितनी पगार देगा उतनी देर हम काम करेंगे। हमारा गवर्नमेंट का तो यही काम है। और बोले काम क्या करना, बोले बैठना है। हमें पगार किस चीज की मिलती थी, हमें पगार मिलती थी बैठ के खाने की, बोले बैठ जाओ
6 घंटे घर पे नहीं बैठ रहा, 6 घंटे 8 घंटे यहां बैठे, तेरे को पगार मिल जाएगी। पर जब प्राइवेट के हाथ में जाएगा, प्राइवेट वाला तो संटी लेके चालू है पीछे, तू बैठा कैसे काम कर, यहां आया तनख्वाह ले रहा ना, 5 मिनट फ्री नहीं बैठेगा, 5 मिनट फ्री बैठेगा तो रेपटा खाएगा, फटाफट काम करना शुरू कर। तो क्या हुआ, जितने भी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज है वो सारी धीरे धीरे क्या हो गई, कन्वर्ट होने लगी, प्रॉफिट इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने लग गई। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक, यानी कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो कुछ पार्ट को बेच दिया, कुछ इंडस्ट्री जिनको पब्लिकली कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया, कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको पार्शियली प्राइवेटाइज किया। पार्शियली प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि सरकार के पास मान लो उसके 80% शेयर थे, सरकार ने क्या बोला 30% शेयर और बेच दो, सरकार के पास अब 50 रह गए, 50 जो है जनरल पब्लिक के हाथ में आ गए। क्या हुआ, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब सरकार जो है अपनी इंडस्ट्रीज को बेच देती है। इंडस्ट्री बेचने का तात्पर्य है इंडस्ट्री के जो शेयर है, सरकार की जो शेयर होल्डिंग है, उन होल्डिंग्स को सेल ऑफ कर देती है, कुछ पार्ट ऑफ ओनरशिप को सेल आउट कर देती है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे समझो। द गवर्नमेंट हैज आल्सो अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ फ्यू PSU बाय गिविंग देम एडिशनल पावर एंड फ्रीडम। अब सरकार ने यह सोचा कि सब कुछ प्राइवेटाइज करने से बेहतर है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उसको थोड़ी सी पावर देके देखिए कि क्या वो बढ़ सकती है। सरकार की कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको सरकार ने क्या बोला कि बोले अब आपको थोड़ी और ताकत दी जा रही, थोड़ा और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जा रहा है, आप चाहें तो अब जाके PPP कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं। अपन ने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा था, तो सरकार ने बोला कि अब आप जा सकते हैं मार्केट में, PPP का काम कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर पे आप काम कर सकते हैं और मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, हम भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे। जो ऐसी इंडस्ट्री थी ना जिनका बस या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, बस चल रहा है, जिनका चलता काम था कि भाई हो सकता है कि लॉस में चला जाए, हो सकता है कि ठीक है थोड़ा बहुत बस मार्जिन पे अटक रहा है, तो उन लोगों को क्या करा, थोड़ा बहुत पैसा प्रोवाइड किया गया, थोड़ा बहुत जॉइंट वेंचर प्रोवाइड किया गया कि हो सकता है अगर आप चाहो तो आप बढ़ सकते हो, बढ़ती है तो ठीक, नहीं बढ़ती तो हटा दो। इसके अलावा सरकार ने 9 इंडस्ट्री ऐसी चुनी, 9 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चुनी जो कि सरकार का मूल मंत्र बनी, जिनको हम आज नवरत्न के नाम से जानते हैं। मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको सीक्वेंस में, हमारी पुस्तक के अंदर मैंने लिखे हुए हैं इन सबके नाम। तो जो नवरत्न कंपनीज है उनके कुछ नाम बताता हूं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भेल, IPCA, विदेश संचार निगम लिमिटेड और NTPC। ये 9 ऐसी कंपनियां हैं जो कि जो हमारी सरकार है उसने नवरत्न कंपनी के नाम से इसको डिनोट किया था। नवरत्न मतलब 9 जेम्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मानना था कि ये वो 9 इंडस्ट्रीज हैं, ये वो 9 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। ठीक है, तो यहां ये सारा का सारा काम किया गया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, देखो बड़ा आसान है, 1991 के अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, आपको देखो एग्जाम में लिखना, देखो नंबर कैसे आते हैं मैं बताता हूं। नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एग्जामिनर को यह समझा दो कि भाई जितना तूने पूछा है ना उससे 2 शब्द ज्यादा ही आते हैं मेरे को, वो तो तूने नंबर कम वाले बोला, 3 नंबर का बोला इसलिए मैंने इतना ही लिखा है, अगर तू 6 नंबर का बोलता तो मैं 6 नंबर में इसको लिखने के काबिल होता। तो आपको अपने आंसर को थोड़ा सा इस प्रकार से मॉडिफाई करना है। मैं यहां जो भी बोल रहा हूं ना ये सारी चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हो, जैसे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ, फिर मैंने एक नया वर्ड आप लोगों को समझाया। तो ये क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रोवाइज आवर आंसर्स। ठीक है, तो यहां पर हमारी प्रॉब्लम क्या थी 1991 में कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी ना, गवर्नमेंट सेक्टर था ना, वो डूबा पड़ा था, वो काम ही नहीं कर रहा था, वो आलस में आ चुका था। उसको आलस से बाहर निकालने के लिए क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा लिबरलाइजेशन प्रोवाइड किया। ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि नहीं चल पा रही थी उनको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अब तीसरा काम था, सबसे महत्वपूर्ण काम, बाहर से पैसा लेकर आना। इसके लिए हमारी सरकार ने जो अगला काम किया उसको नाम दिया जाता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन देखो क्या है, ग्लोबल मतलब वो पूरा अपना ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि पूरी दुनिया को एक मार्केट बना दो। आप जैसे मान लो एक मार्केट में गए, सब्जी मंडी में गए, ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि आप कौन से ठेले से सामान खरीदना चाहते हो, कोई रोक टोक नहीं है, आपकी जिससे इच्छा होगी आप उस ठेले से सामान खरीद लोगे। उसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर पूरी दुनिया को एक मार्केट बना दिया गया।
आपकी इच्छा है तो आप भारत से सामान खरीदो, आपकी इच्छा है तो आप पाकिस्तान का सामान खरीदो, आपकी इच्छा है तो आप यूरोप का सामान खरीदो। सिंपल भाषा में बोले तो हमारी सरकार ने क्या करा, दरवाजे खोल दिए कि अब भारत के अंदर कोई से भी देश की ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है और अपना धंधा खोल सकती है। द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। बड़ा सिंपल है, देखो ये जो डेफिनेशन है ना इसकी, ये बड़ी प्यारी है। 8वीं क्लास, कौन सी, 8th क्लास से ये डेफिनेशन मैं पढ़ता रहा हूं। मैंने इसी डेफिनेशन को हर बार यहां पर लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का इंटीग्रेशन, मिलाना किससे, वर्ल्ड इकोनॉमी से, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। दूसरी भाषा में अगर अपन बात करें तो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ it may be defined as the process associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर आपको बोले तो दो डेफिनेशन आपके साथ हैं, या तो ये वाली लिखो या दूसरी वाली लिखो। अब देखो, साम दाम दंड भेद, मुझे पता है तू कौन सी लिखेगा, मुझे पता है कि तू कौन सी लिखेगा। अच्छा, ये डेफिनेशन तो मैं खुद भी नहीं लिखता, थोड़ी सी भारी डेफिनेशन है, जो वो वाले होते हैं ना कि हाँ भाई हमें इंग्लिश से अथाह प्रेम है, ठीक है, जो दिन रात नॉवल पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो वाले अपन नहीं, वो वाले तो वो ये वाली डेफिनेशन जो है अपने आंसर में लिख सकते हैं, उनको याद हो जाती है बड़ी अच्छे से। ठीक है, अपन तो सादा जीवन उच्च विचार, द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी इज बेसिकली नोन एज ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। अब भाई साहब ग्लोबलाइजेशन तो किया, पर किया कैसे, हाउ। लिबरलाइजेशन किया तो किया कैसे, अपन ने पॉइंट्स पढ़ लिए। प्राइवेटाइजेशन किया तो किया कैसे, भाई इस प्रकार से किया, ऐसे सेक्टर्स को बेच दिया गया, कुछ को रख लिया गया। अब बात आती है कि सरकार ने जब ग्लोबलाइजेशन किया तो कैसे किया। तो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए सरकार ने सबसे पहला काम जो लिबरलाइजेशन में किया था वही हम यहां पे लिखेंगे कि सरकार ने इक्विटी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप किया। हमने पढ़ा था कि पहले 40% तक पैसा लगाया जा सकता था, जिसको अब सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 51% तक इक्विटी में बढ़ा दिया गया। यानी कि अब जो है बाहर का जो इन्वेस्टर है वो हमारे यहां आके 51% तक की होल्डिंग करके कंपनी खड़ी कर सकता है। इसका मतलब है कि उसको डायरेक्ट अथॉरिटी मिल जाएगी कि ये कंपनी उसकी हो गई। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने बोला 51% तक की होल्डिंग आपकी होगी, बाहर के जितने भी इन्वेस्टर थे जो पहले डर रहे थे कि भारत में आने से नुकसान है, कि हमारी कंपनी की इस ब्रांच के हम ही मालिक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे भाई साहब, क्योंकि आपको 40% तक इक्विटी मिल रही है। तो अब यहां बोला कि यहां नहीं, आपको 51% तक इक्विटी मिलेगी, आप चाहे तो यहां का कोई बिजनेस पकड़ ले या अपना कोई बिजनेस शुरू करे। अगला जो काम किया वो था टैरिफ का रिडक्शन। सरकार ने क्या किया, टैरिफ का मतलब पता है किसी को, टैरिफ का मतलब होता है बेटा टैक्स। क्या है, टैक्स। सरकार ने टैक्स को कम कर दिया। सरकार को यह बात पता थी कि भाई साहब अगर बाहर से पैसा लेकर आना है तो सबसे आसान काम होगा कि हम टैक्स को कम कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि बाहर कोई सामान है जो 80 रुपए में बनता है, इंडिया में वही सामान बनता है 100 रुपए में। ठीक है, बाहर कितना बनता है 80 में, भारत में बनता है 100 में, क्योंकि यहाँ लेबर फोर्स है हमारे यहाँ। ठीक है, अब भारत में जो सामान है वो 100 में बना है, तो मान लेते हैं हम 100 या 120 में बिक रहा है। ठीक है, अब जो सामान बाहर बन रहा है वो यहाँ के 100 रुपए में बिक सकता है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे, पर बीच में आ जाता है टैक्स। सरकार उस समय टैक्स लगाती थी मान लो 50 रुपए, कितना 50 रुपए, तो मार्केट में सामान कितने में बिकेगा 150 रुपए के अंदर, 20 रुपए का तो प्रॉफिट वो खाएगा ना। तो अब आप खुद देखो, जो सामान सस्ता बना है वो महंगा बिक रहा था। क्यों, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टैक्स लगा हुआ था। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने बदमाश कंपनी करके एक मूवी देखी होगी। तो बदमाश कंपनी वाली जो पिक्चर थी उसमें जब वो जूतों का व्यापार करते थे या जो भी बोले जो करते थे, उसके अंदर उन्होंने जूतों का व्यापार छोड़ा। क्यों उन्होंने जूतों का व्यापार इसलिए छोड़ा क्योंकि मनमोहन सिंह ने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने 1991 के अंदर ऐसा जो उसमें दिखाया गया है 120% जो कस्टम ड्यूटी लगती थी जूतों के ऊपर उसको घटा के सीधा 20% कर दिया गया। मतलब 2000 का जूता पहले 4500 रुपए में इंडिया के अंदर घुसता था, वही 2000 का जूता आज 2400 रुपए के अंदर भारत के अंदर घुसने लग गया। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही ये टैक्स की रेट कम होकर मान लो 10 रुपए रह गई, अब वो 20 रुपए का प्रॉफिट कमाने के बाद भी इस सेम सामान को ऑटोमेटिकली 110 में बेच सकता था। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे बाहर के जितने भी लोग थे वो सब इंडिया की ओर आकर्षित होने लग गए। उन्होंने लगा कि भाई साहब अब भारत में आ जाओ, यहां पर धंधा करने का सबसे बड़ा ऑप्शन खुल चुका है। अगला जो काम किया वो था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। सिंपल भाषा में बोले तो
कोटा सिस्टम को हटाना। कौन सा? कोटा सिस्टम को हटाना। तो कोटा सिस्टम का मतलब क्या था कि बाहर से लिमिट लगा दी गई थी कि कितने रुपए का इंपोर्ट जो है यहां पर किया जा सकता है। अब सरकार को लगा कि भाई साहब अगर हम ऐसा कर देंगे तो लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा। तो यहां पर कोटा सिस्टम को जितना ज्यादा किया जा सकता था उतना ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया कि बोले अब कोई कोटा नहीं है। कैपिटल गुड अगर आपको मंगाना तो कोई कोटा 0% है, आप आराम से कैपिटल गुड जो है इजीली मंगा सकते हो। अब जो सरकार थी, हमारा जो भारत देश है वो WTO का मेंबर बन गया। थोड़ा सा आगे की बात है, ये 2001 के अंदर WTO का मेंबर बना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। WTO के अंदर अगर आप मेंबर हो तो इसका मतलब है कि आप अपने देश के व्यापार में कोटा सिस्टम को बिल्कुल 0 रखेंगे। मतलब बाहर से इंपोर्ट की कोई लिमिट नहीं होगी, जितना चाहे इंपोर्ट जो है आप कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया भारत के अंदर सन 2001 के अंदर। अब ये सब करने के बावजूद सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास आ रही थी कि हमारा जो रुपये और डॉलर था ना वो बहुत अटका हुआ था। लोग पैसा भारत में इसलिए डाल रहे थे क्योंकि उनको पता है कि जो करेंसी फ्लक्चुएशन था वो सरकार के हाथ में था। तो इन्होंने क्या करा कि बोले एक काम करो, इसको हटा दो। क्या करो? इसको हटा दो। तो उन्होंने क्या करा? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कर दी, यानी कि इन्होंने मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई जो है वो आपके एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट कर सकती हैं। बट ज्यादा एक्सट्रीम या डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन हो जाता है तो उस कंडीशन में आरबीआई जो है बीच में आ सकती है। बट यहां पर आप लोगों के डिमांड और सप्लाई जैसे ही फ्लक्चुएट करने लग गई, आपकी एक्सचेंज रेट को ऑटोमेटिकली जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भारत की ओर आकर्षित हो गए। उन्हें लगा कि अब भारत में आओ, अब भारत में धंधा करना जो है ना मस्त मजे का काम है, अब भारत में आके हम लोग धंधा जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में आ गया? चलो, तो भाई साहब ये रहा आपका ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अब एक टॉपिक और है आउटसोर्सिंग, उसको भी अपन यहां पर कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है इसको समझना। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे एक नया कॉन्सेप्ट बढ़ता गया जिसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। देखो नाम काम बताता है, मैं हमेशा कहता हूं कि नाम इतना करो कि काम तुम्हारा पता लग जाए। आज आप किसी व्यक्ति का नाम सुनते हो ना, आपके दिमाग में उसका काम आएगा। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? किसी व्यक्ति का नाम सुनोगे तो दिमाग में उसका काम आएगा। तो अपना नाम इतना बनाओ कि काम जो है ऑटोमेटिकली लोग पहचान जाए। आउटसोर्सिंग 2 वर्ड है ये, ठीक है? आउटसोर्सिंग, आउट मतलब बाहर, सोर्स मतलब बाहर के सोर्स, ऑब्वियस सी बात है। तो आउटसोर्सिंग मतलब जब कोई एक कंपनी दूसरे देश में जाकर अपना छोटा मोटा काम किसी और कंपनी से करवा लेती है, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आप में से कुछ लोग अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अमेजोन का सेलर हूं, ठीक है? हमारी ये पुस्तकें चलती हैं अमेजोन पे, ठीक है? तो मैं अमेजोन का सेलर हूं, तो सेलर सेंट्रल नाम का हमारा अमेजोन का खाता बनता है। तो उसमें अगर हमें कोई भी डिफिकल्टी आ जाती है तो हम अमेजोन फोन लगाते हैं। अब एक बात बताओ, हम जब फोन लगा रहे हैं तो अगर वो कॉल बाहर चला जाता, मतलब लंदन जाता है वो कॉल, तो वहां अगर हम लंदन वाले बात करते तो बहुत ही रेयर है कि हो सकता है कि भाई हिंदी में बात करने वाले व्यक्ति कम मिले, और मिले भी तो थोड़े इंग्लिश एसेंट के मिले, ठीक है? तो वो उन्होंने क्या किया, बोले अगर इंडिया का है तो वो क्या करते हैं, उस कॉल को डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट कहां कर देते हैं? किसी एक लोकल ब्रांड पे। लोकल ब्रांड मतलब किसी एक लोकल कंपनी पे, यहां का जो उनके ऑफिस है वहां पर। अब क्या होता है कि वो, देखो सिंपल सी बात समझना, अगर मैं खुद का कॉल सेंटर सेटअप करने जाऊं तो बहुत महंगा लगेगा। मैंने अंदाजा लगाया कि मैं खुद का कॉल सेंटर सेटअप कर रहा हूं तो मैं 1 लाख रुपए मेरे लग जाएंगे, ठीक है? मैंने ये देखा कि भाई साहब 80,000 रुपए महीना देकर, 1 लाख क्या 10 लाख करो उसको, ठीक है? 10 लाख रुपए का मेरा सेटअप पूरा लग जाएगा। 80,000 रुपए देकर मैं सेटअप को ले सकता हूं। 80,000 रुपए देकर मैं सेटअप को ले सकता हूं। कैसे? वो एक और कंपनी है जिसने ये पूरा का पूरा सेटअप दे दिया, मुझे कुछ नहीं करना, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है और उनको ये समझाना है कि अब जो मेरे कॉल होंगे वो सीधा आपके पास आएंगे, इन सबको तनख्वाह मैं दूंगा। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और कंपनी का है, बस मैंने अपना वर्कलोड जो है उस कंपनी के ऊपर दे दिया, इसके बदले में उन्हें क्या दे रहा हूं, तनख्वाह दे रहा हूं। तो क्या होता है, जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो क्या करती है, अपने काम को आउटसोर्स करा लेती है। जो डेली रूटीन वर्क होता है, कॉल उठाना, कॉल काटना, एंट्री करना, एंट्री छोड़ना, ये जो बेसिक काम होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हम नहीं करेंगे काम,
दूसरे देश में गए जहां पर लेबर इंटेंसिव है, भारत जो था बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव था, तो उन्होंने कहा भारत चलो। जैसे ही वो भारत गए, भारत में जाकर उनको अरे सस्ते में लेबर मिल रही है, बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो बोले कॉल सेंटर का काम है, इंडिया वाली किसी एक कंपनी को पकड़ो जिसके पास 20 लोग होने चाहिए, जिसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको दे दो, उसको बोलो कि हमारी सारी कॉल तू संभालेगा, ट्रेनिंग करने के लिए तेरे 20 बंदों को भेज दे, हम उसकी ट्रेनिंग करा देते हैं। ये क्या हुआ, डेली एंड रूटीन वर्क को किसी और देश से मंगवा लेना, किसी और देश से करवा लेना, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बूस्टअप गया। भारत के अंदर आउटसोर्सिंग सबसे ज्यादा बढ़ा, मतलब सबसे ज्यादा हम बढ़ने की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां पर लेबर क्लास जो है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत है, तो इसलिए यहां पर आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बढ़ा। और इसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना दिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा इकोनॉमिक जोन होता है, एक एरिया होता है जो कि हमारी सरकार ने बना दिया कि भाई इस एरिया के अंदर अगर आप व्यापार करते हो तो आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, जैसे रॉ मटेरियल सस्ते मिलेंगे, 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 2 साल तक बिजली का बिल नहीं भरना, 1 साल तक पानी का बिल नहीं भरना। ये कुछ बेसिक सी फैसिलिटी है जो कि सरकार दे देती है, ठीक है। ये इसलिए देती है क्योंकि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, ये सरकार वहां बनाती है जहां पर डेवलपमेंट नहीं है। तो भाई साहब अगर आप गांव में जाके इंडस्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्री के लिए, दुकानों के लिए नहीं है, इंडस्ट्री लगाओगे तो वहां सरकार आपको फायदा पहुंचाती थी, ताकि क्या होगा, सरकार के फायदे से उसके आसपास का जो एरिया है ना वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएगा, अपने आप उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सरकार ने आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए, इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलना शुरू कर दिया। एक बेसिक सी डेफिनेशन है बेटा आउटसोर्सिंग की, वो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। द मेन सर्विसेज विच आर आउटसोर्सेज फ्रॉम इंडिया बाय द डेवलपिंग कंट्रीज आर कॉल सेंटर, फिल्म एडिटिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड एक्सेट्रा। जो बेसिक से काम होता है ना, जो डेली रूटीन में कोई भी कर सकता है, बेसिक से 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो हमारे यहां से आउटसोर्स होने शुरू हो गए। समझ में आ गया? चलो तो भाइयों और बहनों, ये हमारी आज की कक्षा जिसके अंदर अपन ने बात करी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, साथ साथ में आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट कहां काम आता है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सारी कक्षाएं पसंद आए और यहां पर आप लोगों को आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा सिक्योर वे में करना है, तो हम लेकर आए बेटा आप लोगों के लिए एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्या है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूं। यहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर हजारों की संख्या के अंदर बच्चों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराती है। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट हम अरेंज कराते हैं। साथ साथ में जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ज्वाइन करते हैं उन लोगों को मैं अपनी नो डाउट आर्मी के अंदर लेके जाता हूं। नो डाउट आर्मी एक ऐसा सपना है जो कि हम सब ने मिलकर देखा है, जिसके अंदर इंडिया के टॉप नॉच 8000 स्टूडेंट्स को हम यहां पर तैयार कर रहे हैं, जो कि अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ पा लेंगे, जिनको हम इस प्रकार से तैयार कराएंगे कि वो 12th क्लास ही नहीं, सीए फाउंडेशन ही नहीं, सीए इंटरमीडिएट ही नहीं, फाइनल ही नहीं, मतलब जो भी वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनको करने का कॉन्फिडेंस हम लोग यहां पर बूस्टअप कराते हैं। इस नो डाउट आर्मी के अंदर हजारों की संख्या में बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। बेटा अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में जाना चाहते हैं, उसके बाद सीए करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर आपको कक्षा 11वीं 12वीं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, ये चारों चीजें जिनका अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालूं तो 1.5 लाख रुपए पड़ता है। ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को अनअकैडमी के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है, जिसके अंदर अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको पड़ता है 26,000 के अंदर, ठीक है। 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको पड़ता है 37,260 के अंदर। अच्छा, ये 37,000 रुपए जो है ना, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है क्लास 12th, क्लास 11th, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, मतलब 4 एग्जाम की तैयारी जो है वो आप लोगों की इस एक सब्सक्रिप्शन के अंदर हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, 1 to ऑल सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहां पर पढ़ने को मिलते हैं। साथ साथ में इंडिया के 1200 से ज्यादा टीचर, जो कि सिर्फ क्लास 12th के अंदर 1200 से ज्यादा टीचर अवेलेबल है, तो यहां पर आपको वैरायटी मिलती है कि आपको जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस टीचर से वो सब्जेक्ट आप
पढ़ सकते हो। साथ साथ में यहां पर अब जो नए टीचर्स आ रहे हैं ना बेटा, वो सारे वेल ट्रेन टीचर्स हैं। वेल ट्रेन टीचर्स का मतलब उनको पहले 6 महीने ये समझाया जाता है किस प्रकार से एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को आपको हैंडल करना है और किस प्रकार से आपको उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना है। तो यहां पर ये फैसिलिटी आप लोगों को मिल रही है। तो ऑल दो स्टूडेंट जिनको यहां पर आके सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा, गौरव जे का कोड का इस्तेमाल करें। ये गौरव जे का कोड आपको डायरेक्ट 10% ऑफ तो देता है। साथ साथ में हम मिलेंगे नो डाउट आर्मी के अंदर। नो डाउट आर्मी वही टॉप नॉच 8000 स्टूडेंट्स की आर्मी है, जिसके अंदर जो भी बच्चा आएगा उसको लाइफ लॉन्ग जो सपोर्ट चाहिए वो हम लोग यहां पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोगों से मिलते हैं बेटा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।